दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी कारणवश लोन को नहीं चुका पाते हैं तो क्या हमको सजा होगी कि नहीं होगी, क्या हमको जेल होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, होता क्या है, हम लोग लोन के ट्रैप में कैसे फंसते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इस समय लोन को हम लोग ऑनलाइन लोन ले ले रहे हैं। एक लोन ले ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा लोन ले ले रहे हैं, उसकी ईएमआई को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले ले रहे हैं। ऐसे करते करते लोन के ट्रैक में हम लोग फंसते जाते हैं। अगर एक लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है तो आप वही लोन को स्टॉप कर दीजिए, उसकी ईएमआई आप स्टॉप कर दीजिए, लेकिन लोन के ट्रैप में मत फंसिए। आप लोग एक लोन बचाने के लिए दूसरा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, तीसरे को बचाने के लिए चौथा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपकी ईएमआई, आपकी सैलरी, आपकी इनकम से ज्यादा हो जाती है। उस स्थिति में आप लोन को भर नहीं पाते हैं और लगातार आपके लोन डिफॉल्ट होने लगते हैं। इसका कोई भी इशू हो सकता है, यानी आपने पैसे लिए, उस पैसे को आपने शेयर मार्केट पे लगा दिए, मेडिकल का इशू लगा के दिया, बिजनेस आपका खराब हो गया, या फिर आपकी जॉब छूट गई, कोई भी कारण हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ रहा है, तो आप वही अपना लोन को स्टॉप कर दीजिए, आप उसकी ईएमआई को स्टॉप कर दीजिए। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना यह भी उतना ही गलत है। तो होता क्या है, आप लोग लोन ले लिए, लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपकी ईएमआई आपकी इनकम से ज्यादा हो जा रही है और आप लोन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अब क्या होता है, अब कंपनियों का प्रेशर आपको कैसे झेलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप उनके प्रेशर को झेल लें। और यहीं पे एक प्रश्न आपके दिमाग में आता है, क्या हम लोन नहीं भरते हैं तो हमको जेल हो जाएगी, हमको सजा हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं है। लेकिन बैंक एनबीएफसी को आपको कैसे हैंडल करना है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करेंगे। जब भी आपको लगे कि आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाएंगे, आपको लग जाए कि मेरे पास अब पैसे नहीं है देने को, अब मैं अगली किस्त नहीं दे पाऊंगा, या फिर आपको लगता है कि मैं अपने सारे हथकंडे दांव पेच लगा लिए हैं, अब मैं पैसे देने के लायक नहीं हूं, तो आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। प्रायर नोटिस मतलब आप बैंक को सूचना दे रहे हैं कि मैं अभी किसी कारणवश लोन नहीं भर पा रहा हूं, मैं जानबूझ करके डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरी परेशानी है लोन की ईएमआई न देना। आप बैंक को प्रायर नोटिस, बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो भी कंपनियां हो उनको एक प्रायर नोटिस बना करके मेल कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। लेकिन ये प्रायर नोटिस आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट, एडवोकेट से ही बनवाइए, जिससे कि आपका नोटिस में जो लिखना है वही लिखा जाए। नहीं तो आपने पता चला लिख दिया कि मैंने लोन लिया था, लोन के बाद मैंने इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और जिसके कारण मुझे वहां से लॉस हो गया, तो इस तरह की बातें ना हो। लोन एक प्रायर नोटिस एक लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवोकेट के माध्यम से ही आप भेजिए, बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को मेल कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करेंगे कि मैं अभी पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तो जो भी मौखिक बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आपने मेल किया है तो आपके मेल पे हमेशा रहेगा कि मैंने आपको प्रायर नोटिस दी थी, इस समय मैंने आपको नोटिस दी थी। तो सबसे पहला काम है आपको प्रायर नोटिस देना ही देना है एनबीएफसी कंपनियों के, बैंक के। उसके बाद आती है कॉल हैंडलिंग, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द अगर पूरे लोन में है, ऑनलाइन लोन्स में कहीं भी है, तो कॉल हैंडलिंग ही है। अगर आप कॉल हैंडलिंग कर लिए तो आपका 90% टेंशन खत्म। कॉल हैंडलिंग मतलब कि आपके पास फोनों की बरसात हो जाएगी। एक एक दिन में 100 फोन, 200 फोन अलग अलग ढंग से आने लगेंगे। तो ये कॉल हैंडलिंग आपको कैसे करनी है, देखिए, कभी भी फोन आए तो आप लोगों को इग्नोर भी करना सीखिए। अगर ज्यादा फोन आता है इग्नोर कर दीजिए, ज्यादा अननोन नंबर से आता है तो आप उस नंबर को
क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट इन नॉट माई फोन बुक ऑप्शन जो है सेटिंग में जा करके कर दीजिए, जिससे कि आपके पास उन्हीं का फोन आएगा जिनका फोन आपके मोबाइल में सेव है, अन्यथा आपके पास कोई दूसरा फोन नहीं आएगा। और कॉल तो इतने आएंगे, कॉल तो आपके पास इतने आएंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं है कि कितने फोन आएंगे, आप कितना फोन उठाएंगे। फोन आपका है, सिम आपकी है, तो यह आपकी मर्जी है फोन उठाना या ना उठाना। तो कॉल हैंडलिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, उनको बता दीजिए कभी पैसे नहीं है, जब होगा तो हम आपको दे देंगे, हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई अभद्रता करे, कोई गाली गलौज करे, कोई अभद्रता करे, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग करके आप उस कंपनी को मेल कर दीजिए जिस जहाँ से आपने लोन लिया है कि आपके द्वारा इस तरह से मुझे प्रेशर बनाया जा रहा है और मैंने आपको पहले ही प्रायर नोटिस दिया है। तो इन सब चीजों को जब आप करेंगे तो आप भी सेफ होंगे। कॉल हैंडलिंग आपको अच्छे से करनी है। अगर कोई बदतमीजी करे तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करनी है। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ कहेंगे कि सर कॉल करके परेशान कर रहे हैं। अरे आप परेशान हो रहे हैं तब तो कर रहे हैं, अगर आप नहीं परेशान होंगे तो कहां से करेंगे। आप लोग तो झूठ मूठ में ही परेशान हो रहे हैं। आपने को कोई गाली गलौज दिया तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग किया नहीं किया, तो जब नहीं किया तो परेशान होइए। आप उनको करके आप उसको मेल कर दीजिए, आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए उस कंपनी को, जो अगर आपके पास नंबर है तो। ये तो हो गई कॉल हैंडलिंग की। अब मैसेजों की तूफान। मैसेज की आपके घर 2 बजे रिकवरी एजेंट जा रहे हैं, आपके घर ये पुलिस जा रही है, आपको अभी एडवोकेट के यहाँ से आपके यहाँ केस आ गया है FIR होने के लिए। इस तरह के मैसेज, डरावने मैसेज आने लगेंगे कि आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, 2 दिन में पैसे दीजिए नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगा। अरे इन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि लोन की EMI का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है और सभी के कार्य अलग हैं। पुलिस का काम आपके लोन की वसूली कराना नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपके पास डरावने मैसेज आते हैं, जिनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या, सबसे पहले आपके पास कॉल आएंगे, फिर मैसेजेज आएंगे। अब आता है होम विजिट रिकवरी एजेंट्स, जो रिकवरी एजेंट्स आपको फोन करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं CBI से बोल रहा हूँ, आप पैसे जमा करिए नहीं तो आपके साथ जेल हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। अभी एक ही जगह से 2-4 रिकवरी एजेंट मिल के आपको डराएंगे, धमकाएंगे। तो आप इनसे डरने धमकने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा फोन करते हैं तो इनका कॉल सेटिंग में जाकर के कॉन्टेक्ट इन नॉट माई फोन बुक कर दीजिए, तो आपके पास उन्हीं का फोन आएगा जो आपके मोबाइल में सेव होंगे। उसके बाद होम विजिट, ये रिकवरी एजेंट आपके साथ होम विजिट करने आएंगे, होम विजिट करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, उसके बाद आपसे उल्टा सीधा बोलते हैं। होम विजिट जब भी होता है तो आप इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। अगर आप लोग क्या करते हैं, होम विजिट के लिए कोई आ गया तो ना ही कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ भी नहीं मांगे, वो कहा मैं बैंक से हूँ, मैं NBFC कंपनी से, आप लोग मान लिए। क्या कोई भी बैंक या NBFC कंपनी से आपके यहाँ आकर के भद्रता करेगा? अगर आप रिकवरी एजेंट है तो आप उससे पहली चीज होम विजिट लेटर, यानी आपको जिस संस्थान ने भेजा है उन्होंने होम विजिट लेटर दिया है हमारे घर विजिट करने का कि नहीं। दूसरा, DRA का लाइसेंस, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस आपके पास है कि नहीं, आप रिकवरी एजेंट है भी कि नहीं, इसका कोई प्रमाण है कि नहीं। तीसरा, आप उस संस्था का आई कार्ड। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तो उनसे बात करिए, नहीं तो इनको तुरंत भगा दीजिए, इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये फर्जी वाले हैं। और जैसे ही आप ये 3 चीज मांगेंगे तो उसके माथे पे 12 बज जाएगा। अगर सही रहेगा तब तो रुकेगा, नहीं तो उसकी आवाज ही लड़खड़ाने लगेगी और उसको वहीं से उसी की भाषा में समझा करके भगा दीजिए। और अगर कोई रिकवरी एजेंट सही में सही है, उसके पास होम विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस और आई कार्ड है, तो उसे आप प्रायर नोटिस दिखाइए कि मैंने बैंक और NBFC कंपनी को प्रायर नोटिस दिया है कि अभी हम लायक नहीं है पैसे के, जैसे ही हो जाएगा तो हम पैसे का पेमेंट करेंगे। क्योंकि लोन की EMI का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर वो फर्जी है तो वहीं से भाग जाएगा, आपको ज्यादा बोलने की तब जरूरत नहीं है और उनको उन्हीं की भाषा में ही समझाइएगा। और अगर कोई बदतमीज
रिकवरी एजेंट वाले होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो उनके लिए अगर वो कोई बदतमीजी करें तो आप उनकी रिगार्डिंग जरूर करिए। कोई आपके घर में आकर के आपको डरा धमका नहीं सकता है। लोन आप लिए हैं, ना कि आपका परिवार लिया है, ना कि आपके पड़ोसी लिए हैं। अगर कोई भी घर में आके बदतमीजी करे उसकी रिगार्डिंग करिए और उसको उस कंपनी को मेल कर दीजिए, उस कंपनी को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे दीजिए कि आपका रिकवरी एजेंट इस तरह आया है, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। और एक चीज और, जब भी कोई रिकवरी एजेंट क्या करती है, आपके कांटेक्ट लिस्ट में से रेफरेंस नंबर को फोन करेंगे, कांटेक्ट लिस्ट में फोन करके आपको उल्टा सीधा करेंगे कि आप ये लोन लिए हैं, आपको गारंटर बना दिए हैं, अब ये पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इनके माध्यम से पैसा दिलाइए, नहीं तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, आपको सजा हो जाएगी, आपको भी जेल हो जाएगी, लोन आप लिए जेल उनको भी होगी। इस तरह की बातें बताते हैं तो आप इनकी तुरंत कंप्लेन कराइए। आपके घर के आसपास आकर के आपकी इंसल्ट करते हैं, तुरंत कंप्लेन कराइए इनकी, और रिगार्डिंग इनकी जरूर करिए जो बदतमीज हो। इन बदतमीजों को इन्हीं की भाषा में समझाइए। अगर इनको आप भैया बाबू कहेंगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है नोटिस। देखिए, कोई भी नोटिस हो, नोटिस आपके पास लगातार आएंगी। अगर नोटिस है तो आप नोटिस का जवाब भी जरूर दीजिए। कुछ नोटिस होती है जिनका जवाब नहीं देंगे तो चलेगा, और कुछ नोटिस है जिनका जवाब आपको 100% देना ही देना है। तो आप अगर लोन लिए हैं, लोन की EMI डिफॉल्ट हो जा रही है, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले एक अपनी फाइल मेंटेन करिए। एक फाइल लीजिए, उसमें जो नोटिस आए उस नोटिस का आपने क्या जवाब बना के दिया उसको रखिए, और इस तरह अपनी फाइल को मेंटेन करिए। क्योंकि नोटिस बहुत सारी आएंगी, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा वो रियल है कि फेक है, उसके बाद उसका आपको जवाब बना करके जरूर दे रहा है। और नोटिस के लिए ज्यादा परेशान ना रहिए, आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, हम आपको सारी सूचनाएं आपको इसी वीडियो में बता देंगे। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका पूरा समाधान करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल बीत जाते हैं, तो बैंक NBFC कंपनी भी आपको सेटलमेंट का ऑफर करती है कि आप सेटलमेंट करा लीजिए। अगर मान लीजिए उस अमाउंट पे आपको सेटलमेंट नहीं कराना है, तो आप भी बैंक को ऑफर कर सकते हैं कि मैं इस अमाउंट पे नहीं, इस अमाउंट पे सेटलमेंट कराऊंगा। जैसे ही आप 3-4 बार 5 बार कहेंगे तो आपको बैंक भी सेटलमेंट के लिए, अगर बैंक को लगेगा कि आपसे पैसे हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो सेटलमेंट के लिए राजी हो जाएगा और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेटलमेंट कराने से आप एक बात को आपको ध्यान देना है, अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो इससे आपकी सिविल तो खराब हो जाएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पैसे हो गए हैं तो इनका फुल पेमेंट करा करके अपने लोन को क्लोज कराइए, ना कि सेटलमेंट कराइए। और अगर पैसे नहीं है तो सेटलमेंट करा लीजिए। ये तो हो गया पूरी प्रोसेस कि अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपको क्या होगा। मैं लास्ट में भी आपको एक बार बता दूं कि लोन की EMI का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं होता है। आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपका पूरा सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।